प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। तो मैं आज एक नई कड़ी आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वो भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर पीसीएस के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज की कड़ी में मैं शुरू कर रहा हूं, बंगाल के संदर्भ में ही है और वो है बंगाल में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन यानी दोहरी शासन। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बंगाल की कड़ी को मैं जब शुरुआत किया था, बंगाल के स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां थे, जो औरंगजेब के दीवान हुआ करते थे। और दीवान का मतलब होता है वित्त, मालगुजारी, टैक्सेशन, है ना। तो बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हैं, उसके बाद शुजाउद्दीन है, उसके बाद सरफराज है, और इस सरफराज को 10 मार्च 1740 को अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में परास्त कर बंगाल के नवाब बनते हैं। अब बात होती है कि अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, उनकी 3 पुत्रियां थी। जो प्रथम पुत्री और बड़ी पुत्री थी, उनकी शादी ढाका में हुई, घसीटी बेगम। और जो उस दूसरे नंबर पर बेटी थी, उसकी शादी पूर्णिया में हुई और उसका नाम है अमीना बेगम, जिसे शौकत जंग का जन्म हुआ। और तीसरी की शादी जो सबसे छोटी थी, उसकी शादी हुई पटना में, है ना, जिसका नाम था अमीन बेगम, और अमीन बेगम से सिराजुद्दौला का जन्म हुआ। तो अलीवर्दी खां का जो सबसे छोटा नाती है, उसका नाम है सिराजुद्दौला, और ये सिराजुद्दौला षड्यंत्र का शिकार हुआ। मीर जाफर उसके जो मुख्य सेनापति थे, अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति के कारण पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। और सिराजुद्दौला को हाथी में पूरा घुमाकर उसके शव को मुर्शिदाबाद में घुमाया जाता है। अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज का अप्रत्यक्ष शासन यानी बंगाल पर अंग्रेज की कब्जा हो जाती और नाम मात्र के कठपुतली नवाब उसके इशारा पर बैठते हैं और बंगाल को लूटा जाता है। समूचे बंगाल, जो उस समय मुगल वंश को समूचे भारत में राजस्व देता था, वहां की जमीन काफी उपजाऊ थी, उद्योग धंधे काफी फले फूले हुए थे। भारत का सबसे सुखी प्रांत, पैसे वाला प्रांत था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल को अंग्रेज के द्वारा लूटा जाता है। अब बात होती है कि बंगाल, अंग्रेज को इतना पैसा हासिल होता है कि वो अपने पैसे के बल पर जो है टेक्नोलॉजी स्थापित करता है और फिर मीर कासिम नवाब बनते हैं। और मीर कासिम जो है, बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज उत्तर भारत का स्वामी हो जाता है। उत्तर भारत में अंग्रेज को कोई टक्कर देने वाला नहीं बचता है। समूचे नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज की पकड़ हो जाती है बक्सर युद्ध के बाद। तो भारत में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी जो धन की विपाशा है वो बढ़ते गई और बढ़ते गई। वो जान रहा है कि बंगाल ऐसा प्रांत है, अगर मेरा उससे पूरा वित्त पर अधिकार हो गया तो मैं पूरे भारत पर शासन करूंगा। तो उसका एक ही सपना है कि भारत पर शासन करना है। कंपनी के माध्यम से आए थे, व्यापार के रूप में आए थे और भारत में शासन के लिए इसका जो भाग निर्माता है वो लॉर्ड क्लाइव। आप सोच सकते हैं, एक कलर के पद पर रहने वाला व्यक्ति भारत में अंग्रेज को स्थापित कर दिया, भारत की सत्ता को स्थापित कर दिया। उसकी टैलेंट की क्या पकड़ हुई होगी लॉर्ड क्लाइव की। तो मैं फिर शुरू करता हूं इलाहाबाद की संधि। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इलाहाबाद की संधि, और इस संधि के द्वारा ही अंग्रेज जो है भारत में अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इसलिए इतिहास में यह संधि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इलाहाबाद की संधि। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में 3 भारतीयों की ओर से 3 यानी मुगल वंश के राजा शाह आलम द्वितीय, उत्तर प्रदेश के नवाब, अवध के नवाब, संयुक्त प्रांत जिसे कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, उसके नवाब
शुजा-उद-दौला और बंगाल के योग्य नवाब हम कह सकते हैं मीर कासिम के बीच हुई और इसमें 20,000 लोग मारे गए और उसके बाद मीर कासिम को दिल्ली भागना पड़ा। शाह आलम सबसे पहले अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बाद में शुजा-उद-दौला आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो दो व्यक्ति आत्मसमर्पण किया, कौन कौन? शाह आलम और शुजा-उद-दौला। अब आप ध्यान दीजिए कि लॉर्ड क्लाइव यही अंग्रेज की भाग निर्माता है। तो प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया जाता है। किस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया जाता है? प्लासी के युद्ध के बाद। और 1757 से 60 लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बनते हैं, फिर वो इंग्लैंड चले जाते हैं और दोबारा वह 1765 में फिर गवर्नर बनकर भारत आते हैं। तो 3 मई 1765 को भारत की धरती पर लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर आते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाह रहा था कि भारत में अंग्रेज को स्थापित करना है, मनसा उसका टारगेट यही था। तो वो दिमाग लगाता है कि जो दो हारी हुई शक्ति है, कौन कौन हारे बाबू? तो शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम द्वितीय, ये सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इस जो दो व्यक्ति है इससे यह संधि करता है और वही संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि क्या हो गया? यानी शाह आलम और शुजा-उद-दौला से जो संधि हुई, इतिहास में उसे इलाहाबाद की संधि कहा गया। और किसके माध्यम से हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से हुआ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप खंड आपको पूरा समझाता हूं, एकदम स्टेप बाय, समझिए। अब बात होती है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट 12 अगस्त 1765 को हुई और यह हुई शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हैं। इसके बाद है बंगाल के नवाब जो काफी छोटे हैं, अल्पवयस्क हैं, उसका नाम है नजीम-उद-दौला और ये किसके पुत्र हैं? मीर जाफर के पुत्र। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसका अल्पवयस्क पुत्र रहता है नजमी-उद-दौला और वो 1765 में गद्दी पर बैठते हैं, बंगाल के नवाब बैठते हैं, अंग्रेज के इशारा पर ही बैठते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के अल्पवयस्क पुत्र नजमी-उद-दौला और लॉर्ड क्लाइव, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन का संधि है, हस्ताक्षर है इस पर। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, उस पर किसका सिग्नेचर है? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का है, बंगाल के नवाब नजमी-उद-दौला का है और लॉर्ड क्लाइव का इस पर हस्ताक्षर है। तो निश्चित तौर पर 3 व्यक्ति का हस्ताक्षर है, आप देख रहे हैं कौन कौन है? शाह आलम द्वितीय है, नजमी-उद-दौला है, लॉर्ड क्लाइव है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि इस संधि के द्वारा क्या क्या फायदा अंग्रेज को हुआ और इस संधि के द्वारा जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसकी दीवानी, यानी दीवानी का मतलब वित्त और राजस्व यानी टैक्सेशन, ये अंग्रेज को मिल जाता है। जो लॉर्ड क्लाइव का सपना है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जा रहा है, कहां? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त हो जाता है, यानी अंग्रेज को प्राप्त हो जाता है। नंबर 1 बात। अब क्योंकि इसके पास यह 3 टैक्सेशन आ गया, इसलिए फिर दूसरा में क्या करता है, क्योंकि पैसा वही वसूल रहा है, तो पैसा वसूलने के बाद जो है आप शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपया दिया जाएगा। शाह आलम द्वितीय को कितना सालाना मिलेगा? 26 लाख रुपया सालाना मिलेगा। अब करा और इलाहाबाद जो है प्रदेश, यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम को दे दिए गए। तो नंबर 1 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को मिली। करा और इलाहाबाद का प्रदेश शुजा-उद-दौला से लेकर किसको मिला? तो शाह आलम द्वितीय को मिला।
और 26 लाख रुपया सालाना शाह आलम द्वितीय को दिया गया। यानी वित्त जो मिला इसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उसके एवज में शाह आलम द्वितीय को वार्षिक कितना मिल रहा है? 26 लाख मिल रहा है। और इसके बाद जो है निजामत, निजामत का मतलब होता है प्रशासन। निजामत यानी जो प्रशासन है वो फिर कौन देख रहे हैं? बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब कौन है बाबू? नजमुद्दौला है। यानी प्रशासन जो है वो देख रहा है अंग्रेज, और उस प्रशासन में उसकी कानून व्यवस्था है, उसकी कुछ न्याय विभाग के डिपार्टमेंट है, वो बंगाल के नवाब देख रहे हैं। और जो वहां का टैक्स व्यवस्था है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, वो अंग्रेज के हाथ में है। और इसको वित्त कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं, टैक्स। यानी यही दो व्यवस्था हो गई, एक प्रशासन, दूसरा वित्त। तो इसी को हम लोग द्वैध शासन भी कह सकते हैं कि शासन एक वित्त जो है अंग्रेज के हाथ में है, टैक्स जो है अंग्रेज ले रहा है बिहार, बंगाल, उड़ीसा से, और प्रशासन जो कानून व्यवस्था है वो बंगाल के नवाब देख रहे हैं। न्याय भी कौन देख रहे हैं? बंगाल के नवाब देख रहे हैं। और इसी को द्वैध शासन कहा जा रहा है। और यह द्वैध शासन ये एकाएक नहीं, भारत में मुगल वंश में भी थी। अकबर के समय भी, शाहजहां के समय भी द्वैध शासन। प्रांत जो होता था, सूबा जो होता था, राज्य जो होता था, उसमें दो अधिकारी होते थे। एक सूबेदार होते थे, सूबेदार कानून व्यवस्था को देखता था और दीवान उस राज्य का वित्त व्यवस्था को देखता। बस वैसा ही है। तो अब इस हम ध्यान दीजिए कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्रशासन कौन देख रहा है? बंगाल के नवाब। तो प्रशासन को चलाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो 53 लाख रुपया सालाना। कितना लाख सालाना? 53 लाख सालाना जो है बंगाल के नवाब को प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज दे रहे हैं। और 26 लाख रुपया सालाना बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो दीवानी प्राप्त हुई अंग्रेज को, उसके बदले वो शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट को 26 लाख सालाना दे रहे हैं। क्लियर हो गया होगा? अब बात होती है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई वो 16 अगस्त 1765 को सुजाउदौला जो अवध के नवाब हैं, उत्तर प्रदेश के नवाब हैं, उससे की गई। तो इससे क्या किया गया? तो इससे क्या किया गया कि इससे करा और इलाहाबाद का प्रदेश, करा और इलाहाबाद का प्रदेश, इससे लेकर सुजाउदौला से लेकर शाह आलम को दिया गया। युद्ध का हर्जाना 50 लाख रुपया, उस समय का 50 लाख रुपया सुजाउदौला से लिया गया, 50 लाख रुपया। इसके बाद जो अवध है, अवध में अंग्रेज टैक्स वसूल करेंगे। अवध में, अभी तक अवध में अंग्रेज कभी टैक्स में नहीं आए थे, तो अवध उत्तर प्रदेश से भी अंग्रेज टैक्स वसूल करेंगे और अवध में भी अपनी सेना रखेंगे और उस सेना का भी भरण पोषण और खर्चा का उत्तरदायित्व सुजाउदौला ही निभाएंगे। तो कितना अंग्रेज चतुर है। आप सोच लीजिए कि अवध ऐसे प्रांत पर भी उसको टैक्सेशन मिल जा रहा है और सैन्य व्यवस्था भी मिल जा रही है। अंग्रेज अपने पास सैन्य व्यवस्था रखा था प्रशासन में, लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था वो बंगाल के नवाब में, प्रशासन में भी है कुछ और उसके बाद वित्त में भी है। अंग्रेज कितनी बड़ी कूटनीतिक है उसकी। तो सुजाउदौला से यह संधि किया गया। क्लियर हो गया होगा आपको। इलाहाबाद की दो संधि हुई, एक हुई प्रथम जो मैंने बताया शाह आलम द्वितीय से, और दूसरी वही अवध के नवाब सुजाउदौला से 16 अगस्त 1765 को, और प्रथम 12 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की संधि के बाद हम नेक्स्ट में लिखे हैं द्वैध शासन। अब इसको हम पूरा अच्छा से समझा रहे हैं। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरी शासन। और इस द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टिस हैं। यह बहुत यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। लियोनस कार्टिस ये द्वैध शासन के जनक माने, यानी दोहरी शासन। तो द्वैध शासन में क्या हो गया कि द्वैध शासन को हम दो भाग में बांटे, एक प्रशासन और एक बांटे वित्त, राजस्व। अब यह जो प्रशासन है यह किसके पास है? बंगाल के नवाब।
तो बंगाल के नवाब कौन है? नजमी दौला है, 1765 से 67। और इस नजमी दौला से 50 लाख रुपया लेकर अंग्रेज बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था। और नजमी दौला के बाद बैठते हैं कौन बाबू? उसका नाम है आशफ उद्दौला। तो 1767 से 70 तक आशफ उद्दौला बैठते हैं और उसका जो पेंशन है वो 12 लाख रुपया कर दिया गया। और बंगाल का जो सबसे अंतिम नवाब है उसका नाम है मुबारक उद्दौला और इसका पेंशन घटाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया था। ये बंगाल के अंतिम नवाब हैं और बाद में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के नवाब के पद को ही समाप्त कर दिया, है ना। तो आप फिर देखिए द्वैध शासन। तो प्रशासन में दो चीज है, एक बंगाल के नवाब, इस बंगाल के नवाब के पास क्या है? कानून व्यवस्था, ठीक है। और दूसरा क्या है? न्याय व्यवस्था। और यह जो वित्त है ये किसके पास है? अंग्रेज के पास। और सैन्य शक्ति भी इसके पास है। सोचिए कितनी चतुर है ये लोग। तो बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेज कितना दे रहा है? 53 लाख सालाना, है ना। और यह जो वित्त मिला उसको फिर मिला था 26 लाख सालाना सालम द्वितीय। और इसी को कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं? द्वैध शासन। अब ध्यान दीजिए कि इस जो अंग्रेज को वित्त मिला बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहां कहां मिला? पहले बंगाल लिखिए। तो बंगाल में अंग्रेज जो है अपना टैक्सेशन डायरेक्ट नहीं लिया, अपना खुद दीवान बनाया और उसको कहते हैं उप दीवान। क्या कहते हैं? उप दीवान, या इसको नायब भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में जो अंग्रेज टैक्स लिया उसके लिए उप दीवान या नायब बनाया जो है मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां। और इसका हेड क्वार्टर बनाया मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद ही राजधानी थी। तो बंगाल में जो टैक्स वसूल होगा उसका जो हेड क्वार्टर होगा वो मुर्शिदाबाद होगा। और अंग्रेज बंगाल में किसको उप दीवान बनाए? अपना नायब बनाए मोहम्मद रजा खां। दूसरा बात है कि बिहार, तो बिहार में उप दीवान या नायब कौन बनाया गया? सिताब राय। इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद कौन है? उड़ीसा। और उड़ीसा में बनाए गए राय दुर्लभ राम, राय दुर्लभ राम। तो अंग्रेज अपना 3 उप दीवान बनाया, अपना डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया। और उप दीवान को हम नायब भी कहते थे। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ राम। लेकिन उसका मेन ही 2 मुख्य क्वार्टर है, एक मुर्शिदाबाद है और एक पटना है। उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, वो सिर्फ उप दीवान बना दिए गए, ये समझ लीजिए। अब बात होती है कि इस द्वैध शासन से अंग्रेज को काफी फायदा हो गया, है ना। क्या क्या फायदा हो गया द्वैध शासन से? तो द्वैध शासन से बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो पूरा खजाना है वो अंग्रेज को प्राप्त हो गया, राजस्व। बहुत बड़ा प्रांत था बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और इससे अंग्रेज को सालाना 3 करोड़ रुपया प्राप्त होने लगा। 3 करोड़, उस समय का 3 करोड़। इसके अलावा चूंकि वह भारतीय उप दीवान थे तो भारतीयों के दिल में भी वह अपना एक जगह बना लिया। कौन? अंग्रेज। क्योंकि वह अपना डायरेक्ट नायब को नहीं बनाया और भारतीयों को बनाया। तो उससे अंग्रेज को यह फायदा हो गया द्वैध शासन से अंग्रेज। लेकिन भारतीयों को इससे हानि हुआ आगे चलकर। तो द्वैध शासन से हानि क्या हुई बाबू? तो द्वैध शासन से हानि यह हुई कि अंग्रेज जो है 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उसके कितनी फसल बर्बाद हो गए, फिर भी अंग्रेज बलपूर्वक टैक्स को लिया। तो अंग्रेज का तो खजाना भर रहा है, भारतीय किसान त्राहिमाम है, ऐसे अकाल के समय भी बलपूर्वक टैक्स ली जा रही है। इसके बाद जो है बंगाल के जितने उद्योग धंधे थे, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, सब बर्बाद हो गए और वहां पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। अब उसके बस 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो अंग्रेज के अधीन हो गए। भारतीय व्यापारी जो बहुत बड़ा व्यापारी था वो भिखारी की तरह हो गए। भारतीय किसान की स्थिति काफी दयनीय हो गई। पूरा
इस द्वैध शासन से दुष्परिणाम भारतीयों को झेलना पड़ा। हर उद्योग धंधे चौपट हो गए, सब पर अंग्रेज की कब्जा हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। अब यही है कि भारत में बहुत बड़ा असंतोष इस द्वैध शासन को लेकर हुआ, भारत के बहुत सारे अवाम। अब ध्यान दीजिए कि अंग्रेज जो है रेगुलेटिंग एक्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट, या ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे, वो रेगुलेटिंग एक्ट बनाए 1774 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में पहले गवर्नर जनरल, यानी बंगाल में अब अंग्रेज की शासन शुरू हो गई और द्वैध शासन के द्वारा अंग्रेज जो है शासन शुरू कर दिया। यानी द्वैध शासन और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज स्थापित हो गए भारत में शासन में, प्रशासन में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहले गवर्नर जनरल बनाए गए वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनाए गए? तो वारेन हेस्टिंग्स। और यह पहला काम किया कि अभी तक जो 1772 में द्वैध शासन था, वारेन हेस्टिंग्स इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल के जो नवाब के पद थे उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और उस समय बंगाल में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और इसको मुख्य न्यायाधीश का भी इस पर मुहर लग गया कि अब बंगाल में कोई नवाब नहीं होगा और इस बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। यह वारेन हेस्टिंग्स की पहली फैसला थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपने देखा कि बंगाल के पहले नवाब वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत के लोगों को वो जीतना था। भारत में बहुत अराजकता थी, बहुत बेरोजगारी हो गई, सब लोग मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग परेशान हो गए इस द्वैध शासन से। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स को यह पहला फैसला लेना पड़ा कि इस द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया जाए और बंगाल के नवाब के पद को ही समाप्त कर दिया जाए। और बंगाल जो है अंग्रेज सत्ता का मुख्य केंद्र हो गया, प्रेसिडेंशियल प्रांत हो गया। और इसके पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुए और इसके बाद बंगाल के अधीन बिहार, बंगाल के अधीन महाराष्ट्र भी आ गए और मद्रास भी हो गए। महाराष्ट्र और मद्रास ये भी प्रेसिडेंशियल प्रांत थे, वो बंगाल के अधीन हो गए। यानी बंगाल जो है अंग्रेज की राजनीतिक सत्ता का मुख्य केंद्र हो गया। इसी बंगाल से अपने भविष्य को वो शुरुआत किया और बंगाल से ही अपने शासन को भारत में शुरुआत कर दिया। और धीरे धीरे अंग्रेज उत्तर भारत, दक्षिण भारत और आजादी तक वो पीछा नहीं छोड़ा और आजाद भारत तक वो कई वर्षों तक शासन करते रहा। फ्रेंड्स, तो निश्चित तौर पर आज मैं बहुत अच्छा से इसको कॉन्सेप्ट से समझाया हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। और निश्चित तौर पर हम आपको कहना चाहते हैं कि हर बच्चा मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे पटना की धरती पर हो या बिहार के 38 जिला का हो। किसी भी टीचर के लिए बच्चा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और बच्चा की सफलता ही टीचर की सफलता होती है। बिना विद्यार्थी से टीचर की कल्पना नहीं की जा सकती। एक अच्छे टीचर बहुत अच्छा से बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं, समर्पण होते हैं, 100% डेडिकेशन होते हैं। मेरी डेडिकेशन आप लोगों के बीच यूट्यूब के माध्यम से हमेशा रहेगी। आप लोग की सफलता मेरी सफलता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कीजिए। और निश्चित तौर पर मैं एक से एक इसी कॉन्सेप्ट के साथ हर वीडियो को आपके बीच प्रस्तुत करते रहूंगा ताकि हर पीसीएस के एग्जाम को आप क्रैक कर सके। धन्यवाद।